हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई एडवांस्ड 2019 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय कॉपर एंड स्टील वायर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर and length √3 meter and 1 meter respectively. Their other ends are fixed on a ceiling as shown in figure. ये चित्र में भी आपको दिखाऊंगा। The angles subtended by copper and steel wires with ceiling are 30 degree and 60 degree respectively. If elongation in copper wire is delta LC and elongation in steel wire is delta LS, then the ratio delta LC by delta LS is given conditions में Young's modulus for copper and steel wires are given. स्टील के लिए इसकी वैल्यू 2 × 10⁻11 गिवन है MKS में, जबकि कॉपर के लिए ये 1 × 10⁻11 दी गई है। अब क्या चित्र दिया हुआ है पहले आप एक बार उसको समझ लें। एक सीलिंग से दो वायर अटैच किए गए हैं और उन दोनों को कुछ इस तरह से रखा गया है जैसा इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। इस एंगल को 60 डिग्री और इस एंगल को 30 डिग्री लिया गया है, जबकि इस तरफ लगा वायर कॉपर वायर है जिसकी लेंथ को √3 मीटर लिया गया है। 1 मीटर लेंथ का स्टील वायर सेकेंड साइड लगा हुआ है। स्टील वायर की तरफ एंगल 60 डिग्री है और कॉपर वायर की तरफ ये एंगल 30 डिग्री है। और इस पॉइंट पर अब चूंकि एंगल 90 डिग्री ही होना चाहिए हम देख पा रहे हैं, तो यहां पर एक वेट अटैच कर दिया गया है और उसका जो न्यूटन में वैल्यू है उसके वेट का वो 100 न्यूटन दिया। कुछ इस तरह का पिक्चर इस प्रॉब्लम में दिया गया है। ये वेट 100 न्यूटन दिया हुआ है। अब हमें इस प्रॉब्लम में इन दोनों वायर के इलोंगेशन का रेशियो कैलकुलेट करना है। जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS है, यानी हमें दोनों वायर्स के इलोंगेशन का रेशियो कैलकुलेट करना है। अब सिंपल ही समझें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर मैं इस पॉइंट पर लगने वाले सभी फोर्सेस को देखूं तो एक फोर्स स्टील वायर की ओर से लगाया जाने वाला टेंशन और दूसरा कॉपर वायर की तरफ से लगाया जाने वाला टेंशन है, जबकि तीसरे फोर्स के रूप में ये 100 न्यूटन है जो कि यहां पर अटैच्ड ब्लॉक का वेट है। इक्विलिब्रियम के लिए हम जानते हैं कि इन तीनों के कंपोनेंट्स किसी भी डायरेक्शन में नेट सम 0 देंगे। इस प्रॉब्लम को सिंपली करने के लिए चूंकि ये एंगल मुझे 90 डिग्री दिख रहा है तो मैं कॉपर वायर की डायरेक्शन और स्टील वायर की डायरेक्शन में सभी फोर्सेस को ब्रेक करना चाहूंगा। और किस तरह से ये किया जाएगा एक बार आप समझें। मान लीजिए स्टील वायर में जो टेंशन डेवलप हुआ है उसे मैं TS से प्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि इस तरफ लगने वाला फोर्स होगा स्टील वायर पे, और कॉपर वायर की तरफ लगने वाले टेंशन को मैं TC से प्रेजेंट कर रहा हूं। 100 न्यूटन वेट को इन एंगल्स की हेल्प से दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है। अब यहां पर आप समझें कि इस एंगल के 60 डिग्री होने के कारण ये एंगल 60 डिग्री, ये 30 और ये 60 होना चाहिए, और ठीक इसी प्रकार इस एंगल के 60 होने पर इस एंगल को 30 डिग्री होना चाहिए। इस 100 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 100 cos 60 होना चाहिए, यानी कि 100 × 1/2, और जो कंपोनेंट 30 डिग्री डायरेक्शन में इधर को आएगा वो 100 × cos 30 यानी √3/2 से दिया जाना चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं कि इस जॉइंट पर लगने वाले तीन फोर्सेस में एक के कंपोनेंट बना दिए गए हैं और उसके कंपोनेंट्स को बाकी दो फोर्सेस के अलोंग शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्लियरली इक्विलिब्रियम के लिए ये TC का वैल्यू इसके इक्वल और इस TS का वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दें, अगर ये स्टील और कॉपर वायर एक टेबल के ऊपर रखे होते बिना किसी ब्लॉक से अटैच किए तो आप जानते हैं इनमें कोई टेंशन नहीं होता। तो अब उस कॉज पर डिस्कस करेंगे जिससे टेंशन डेवलप हुआ है। आप जानते हैं कि इस वेट के इस कंपोनेंट की वजह से ये टेंशन आया है
और इस कंपोनेंट की वजह से इस वायर में टेंशन आया है। और डेफिनेटली अगर ये टेंशन इस वायर में डेवलप हुआ है तो इस वायर की लेंथ में कुछ इलोंगेशन भी हुआ होगा जिससे स्ट्रेन डेवलप हो सके। आप जानते हैं कि स्ट्रेन डेवलप हुआ होगा इस वायर में। तो अगर इस वायर के स्ट्रेन को अल्फा सी और इस वायर के स्ट्रेन को अल्फा एस से प्रेजेंट किया जाए तो यंग्स मॉडुलस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं कि इस वायर में जो टेंशन टीएस है और इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उनका रेशियो जिसे हम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं उसे इक्वल होना चाहिए यंग्स मॉडुलस ऑफ ए स्टील वायर इनटू इस वायर के स्ट्रेन के। यहां पर ध्यान दें, यहां पर हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से दिया जाता है और किसी भी इलास्टिसिटी के प्रॉब्लम में यूज किया जा सकता है। सो जो फॉर्मूला हम यहां यूज कर रहे हैं वो है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से इन्हें मैं इक्वेट कर रहा हूं यहां पर उसे यंग्स मॉडुलस के रूप में लिया गया है। आप जानते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रोपोर्शनलिटी को इलास्टिसिटी कोफिशिएंट से इक्वेट किया जाता है, लेकिन चूंकि एक वायर बेस्ड प्रॉब्लम है तो यहां पर इलास्टिसिटी कोफिशिएंट के जिस फॉर्म को यूज किया जाएगा वो यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस को इलास्टिसिटी कोफिशिएंट के रूप में यूज किया जा रहा है। सो पहले स्टील वायर के लिए टीएस अपॉन ए को वाई एस इंटू एल्फा एस कहा जा सकता है, और ठीक इसी प्रकार कॉपर वायर के लिए टीसी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर इंटू एल्फा सी कहा जा सकता है। अब चूंकि हमें टीएस और टीसी की वैल्यू पता है तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पर टीएस अपॉन टीसी को हम लिख सकते हैं वाई एस एल्फा एस अपॉन वाई सी एल्फा सी। यहां पर एरिया टर्म को कैंसिल कर दिया गया है और अब अगर इसमें वैल्यू पुट की जाए तो आप देख सकते हैं टीसी इक्वल है 100 इंटू 1/2 के। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस पॉइंट के लिए। सो टीसी को 50 पुट करने पर और टीएस का वैल्यू जो कि 100√3/2 यानी 50√3 के बराबर है उसे यहां पुट करने पर हमें मिलेगा वाई एस एल्फा एस अपॉन वाई सी एल्फा सी इक्वल टू √3। अब अगर मैं टर्म्स को शिफ्ट कर दूं लेफ्ट में तो ये बन जाएगा वाई सी एल्फा सी इंटू √3 इक्वल टू वाई एस एल्फा एस। चूंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेन को लेंथ में होने वाले चेंज और एक्चुअल लेंथ के रेशियो के रूप में दिया जाता है, सो एल्फा सी और एल्फा एस की वैल्यू को अगर मैं प्रेजेंट करना चाहूं तो अल्फा सी को हम कह सकते हैं लेंथ में चेंज डेल्टा एल सी अपॉन एक्चुअल लेंथ जो कि √3 मीटर है इंटू √3 इक्वल टू वाई एस। ये वाई सी और वाई एस गिवन है, इन्हें हम अभी नेक्स्ट लाइन में अप्लाई करेंगे और अल्फा एस को हम लिख सकते हैं लेंथ चेंज डेल्टा एल एस अपॉन एक्चुअल लेंथ जो कि 1 मीटर है। तो आप देख पा रहे हैं कि √3 को कैंसिल करके एक सिंपल सी इक्वेशन हमें मिली है और उस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस में वही रेशियो है जो दोनों वायर्स के यंग्स मॉडुलस में है। यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टील का यंग्स मॉडुलस न्यूमरेटर पे है और उसका वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻11 और कॉपर का यंग मॉडुलस 1 इंटू 10⁻11 गिवन है। सो अगर मैं इस रेशियो को सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 2, यानी कि दोनों वायर्स के एक्सपेंशन में, दोनों वायर के इलोंगेशन में, उनकी लेंथ के बढ़ने में जो रेशियो होगा वो 2 होना चाहिए। यानी कॉपर वायर के लेंथ में जो इंक्रीमेंट आएगा वो स्टील वायर के लेंथ में आने वाले इंक्रीमेंट का डबल होगा। इस तरह से यह आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है। इसे एक सिंपल प्रॉब्लम की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब आप आईआईटी एडवांस का पेपर देंगे तो आईआईटी एडवांस के पेपर में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं उनके कंपैरेटिवली कम टाइम में किए जा सकते हैं और मार्किंग स्कीम लगभग सेम रहती है। तो आप पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें और अपने इनिशियल टाइम में मैक्सिमम आउटकम लेने की कोशिश करें। सो ऐसे सिंपल सवाल ढूंढ के फर्स्ट राउंड में किए जा सकते हैं। थैंक यू।